जय हिंद दोस्तों। राम भगवान टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को वाराणसी की अदालत से बहुत बड़ा और तगड़ा झटका लगा है। तेलंगाना से भी बड़ी खबर सामने आ रही है जो मैं आपको बताऊंगा, और टीएमसी का कांग्रेस में विलय को लेकर के चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। पूरा खबर आपको विस्तार से बताएंगे आगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि राम भगवान को काल्पनिक कहना कांग्रेस की ये पहली आदत नहीं है। इसके पहले भी कपिल सिब्बल हों या फिर राहुल गांधी हों, इन तमाम लोगों ने राम भगवान को काल्पनिक कहा। आखिर ये राम भगवान को काल्पनिक साबित करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? राम भगवान की वजह से भारत देश के अंदर जितने भी सनातनी हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं, एक हो रहे हैं। एक मैसेज दिया राम मंदिर बना करके नरेंद्र मोदी की सरकार ने कि सारे सनातनी इकट्ठे हो जाओ, एक हो जाओ। योगी आदित्यनाथ जी ने मैसेज दिया कि अगर बटोगे तो खटोगे। लेकिन यही विपक्ष और विरोधियों को तो तकलीफ हो रही है कि राम भगवान को ही काल्पनिक बता दूंगा तो सारे हिंदू सनातनी जो हैं वो तो दूर हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। लेकिन इनका प्रोपोगेंडा और एजेंडा जो है वो साफ तौर पे गलत साबित हुआ, पानी फिर गया। अभी देखिए बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश की अदालत ने राम भगवान पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ जो याचिका दायर करी गई थी उसको स्वीकार कर लिया है। ये बहुत बड़ा झटका राहुल गांधी के लिए है। आपको आगे ये भी बता दें कि वाराणसी की अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की याचिका पर दोबारा सुनवाई करने का निर्देश दिया है। आखिर कहाँ ये राम भगवान को लेकर के इन्होंने टिप्पणी दी थी और कितने साल की सजा हो सकती है, याचिकाकर्ता ने क्या क्या बड़ी बड़ी बातें कही है, इससे राहुल गांधी की क्या क्या समस्याएं बढ़ेंगी, ये जानने वाली बात है दोस्तों, और आप सुन करके चौंक जाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें जो बड़ी खबर यह है कि एमपी एमएलए की सीनियर कोर्ट ने लोअर कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया पूरी तरीके से जिसमें कहा गया था कि याचिका सुनवाई योग्य है ही नहीं। ये बहुत बड़ा झटका है राहुल गांधी के लिए। आगे आपको बता दें कि राहुल गांधी के ऊपर अमेरिका के न्यूयॉर्क में ब्राउन यूनिवर्सिटी में भगवान राम को काल्पनिक कहने का आरोप है। और ऐसा पहली बार नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने राम भगवान को काल्पनिक कहा है। इनके बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े प्रवक्ता, सब ने यह कोशिश करी कि राम भगवान को काल्पनिक साबित कर दो। राम मंदिर बनने से पहले भी इन्होंने कोशिश करी थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। आपको बता दें कि पिछले 12 मई को ही एडवोकेट हरिशंकर पांडे जी ने याचिका दायर करी थी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और जो याचिका करता है एडवोकेट हरिशंकर पांडे जी, उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है राहुल गांधी की सजा को लेकर के। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है एडवोकेट हरिशंकर पांडे जी ने कि अगर राहुल गांधी राम भगवान टिप्पणी मामले में अगर दोषी पाए जाते हैं तो कम से कम 5 साल की सजा, 5 साल का जेल तो तय है। सीनियर एडवोकेट हरिशंकर पांडे जी ने यह भी कहा कि कोर्ट ने इस बात को माना है कि राहुल गांधी ने भगवान राम को काल्पनिक कहा था। अब कोई भी किंतु परंतु वाली बात है ही नहीं, क्योंकि कोर्ट ने इस बात को मान लिया है कि आपने काल्पनिक कहा है राम भगवान को। और आपको बता दें जो बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी के खिलाफ बीएनएस की धारा 163 और 4 में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। और इन धाराओं में गंभीर अपराध माना जाता है और अगर दोषी पाए जाते हैं तो 5 साल की सजा तय है। ये याचिकाकर्ता की तरफ से ये क्लियर बातें कह दी गई है। आप जरा देखें स्क्रीन पे कि जो वकील हैं हरिशंकर पांडे जी की, उनकी तस्वीर है ये। और एडवोकेट हरिशंकर पांडे जी ने याचिका में दावा किया है कि राहुल गांधी 21 अप्रैल 2025 को अमेरिका के बोस्टन गए थे और वहां पे ब्राउन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के साथ उनका एक सेशन था और वहां पे राहुल गांधी ने भगवान श्री राम को लेकर के अभद्र टिप्पणी दी, विवादित टिप्पणी दी, भगवान राम को काल्पनिक कहा। जब ये खबर सामने आई उसके बाद से राहुल गांधी लगे बौखलाने, क्योंकि एक और मामला अब जुड़ गया है राहुल गांधी के लिस्ट में। एक और समस्याएं जो है राहुल गांधी की बढ़ गई है। दूसरी तरफ तेलंगाना से जो बड़ी खबर सामने आ रही है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और जो शर्मनाक घटना हुई है उसको सुन करके हर कोई चौंक चुका है। आप कहते हैं लड़की हूं लड़ सकती हूं वाला नारा देने वाली प्रियंका गांधी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, जब भी ऐसे कांड आते हैं इन लोगों के कान बंद हो जाते हैं, मुंह सिल जाते हैं, साइलेंट मोड में चले जाते हैं। अभी देखिए बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि ये 49 से 55 साल का जो बुढ़ा है
मोहम्मद गौस ने 12 साल की बच्ची के साथ गलत काम किया। चौथी मंजिल से उसे फेंक दिया। 2 दिन तक बेहोश रही वो नाबालिग। अब बताएं, तेलंगाना से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि तेलंगाना पुलिस ने उस आरोपी को दबोच लिया है, लेकिन जो आरोपी है 49 से 55 साल का जो मोहम्मद गौस है, जिसने गलत काम किया उस 12 साल की बच्ची के साथ, अपने सबूत को मिटाने के लिए इसने बच्ची को चौथी मंजिल से फेंक दिया। अब बताएं जरा, इतनी निर्दयी कोई कैसे हो सकता है? पहली चीज तो उसके साथ आपने गलत काम किया, सबूत मिटाने के लिए उसको आप चौथी मंजिल से नीचे फेंक दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि सबूत मिट जाए। लेकिन आरोपी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कानून के चंगुल से नहीं बच सकता है और अंततः उसे गिरफ्तार किया गया, दबोचा गया। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लेकिन अभी तक जो नारा देने वाले थे, लड़की हूं लड़ सकती हूं, ऐसा घटना मीडिया में आ गया तो आप इस पर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो मीडिया में नहीं आता है उस पर तो कोई बात ही नहीं होती होगी। ये सबसे बड़ा सवाल है जो उठ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि आपने क्या सख्त से सख्त कदम उठाए, ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए आपने क्या किया तेलंगाना के अंदर। ये सवाल उठ रहे हैं। रेवंत रेड्डी से भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि बताएं, ऐसी घटना दोबारा ना हो, मोहम्मद गौस जैसे लोग, 12 साल की बच्ची, मासूम बच्ची जो नाबालिग है, उनके साथ ऐसा दोबारा कांड ना हो, इसके लिए आपने क्या किया स्टेट में। ये सबसे बड़े सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें, जो बड़ी खबर सामने आ रही है, कुछ दिनों से बड़े चर्चे चल रहे हैं, चारों तरफ चर्चे चल रहे हैं कि टीएमसी का कांग्रेस में विलय हो जाएगा। जो बड़ी खबर सामने आई है दोस्तों, उसको सुन करके आप चौंक जाएंगे। पहले तो सोनिया गांधी ममता बनर्जी से मिलती हैं, फिर ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मिलती हैं, फिर अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी से मिलते हैं। और ये फोटो जरा देखिए जिसमें राहुल गांधी से मिल रहे हैं अभिषेक बनर्जी, और देख करके इंटरनेट पे लोग यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी का चेहरा देख करके तो ऐसा लग रहा है जैसे अब ये दाना चुग लेंगे। दाना चुगने वाले लग रहे हैं, ये दाना चुगने के लिए तैयार हैं। तो तरह तरह की बातें राहुल गांधी को लेकर के की जा रही है। लेकिन फिलहाल एक बड़े मुद्दे और बड़ा विषय यह है कि क्या अब कांग्रेस पार्टी में विलय हो जाएगी टीएमसी पार्टी का, क्योंकि टीएमसी का सुपड़ा पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर से साफ है। जिस तरीके से दावा किया जा रहा है, 60-60 विधायक उठ करके गायब हो रहे हैं, 20 से ज्यादा सांसद बागी हो चुके हैं। ऐसे हालात में टीएमसी अपना जो प्रतीक है, जो अपनी पार्टी है, उसको बचा पाएगी क्या? अभी देखिए, सबसे बड़ी तकलीफ टीएमसी के उन बागी नेताओं को यह हो चुकी है कि आप कांग्रेस में क्यों विलय कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यही हो गई है। ये तनिक भी पसंद नहीं है उन बागी विधायक और बागी सांसदों को कि टीएमसी जो है वो कांग्रेस में विलय हो जाए। अभी देखिए, आपकी बड़ी खबर यह आ रही है कि कांग्रेस में टीएमसी का विलय करने को ममता बनर्जी तैयार हो चुकी हैं। जिस कांग्रेस पार्टी को भ्रष्टाचारी, अवैध बता रही थी टीएमसी, ममता बनर्जी आज उसी पार्टी में अपने आप को विलय कर लेंगे। ये सबसे बड़े सवाल उठ रहे हैं। और मतलब सोचिए कि जो टीएमसी के बड़े दिग्गज नेता हैं, जो दिन रात सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बुराई करते थे, जो दिन रात बीजेपी की बुराई करते थे, आज उनको बीजेपी अच्छे लगने लगे हैं। मैं उस पर भी आऊंगा, वो नाम पे भी आऊंगा, लेकिन पहले आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा और यूसुफ पठान भी बागी हैं। बागी की लिस्ट में इनका भी नाम सामने आया है। 19 सांसदों की लिस्ट में ये जो शत्रुघ्न सिन्हा और यूसुफ पठान है, इनका नाम जब सामने आया तो टीएमसी में भगदड़ मच गई। दोस्तों, एक जरा आप पॉइंट सोचे, आप इमेजिन कीजिए, 0.0001% अगर चांस होता, अगर पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं बनती, तो क्या ये शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान, ये सारे लोग क्या बागी होते? आज ये लोग एनडीए में शामिल होने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी को पत्र लिख रहे हैं। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी की सरकार अगर बन गई होती तो नजारा कुछ और ही होता। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ क्या होता, नेताओं के साथ क्या होता, यह कोई नहीं सोच रहा है। अभी भी मेरा वही सवाल है कि पश्चिम बंगाल के अंदर अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनती तो क्या शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान बागी लिस्ट में शामिल होते? क्या टीएमसी के सांसद बागी होते? नहीं होते। लेकिन आज एनडीए इनको अच्छा लग रहा है। सवाल तो पूछे जाएंगे इनसे कि कल को आप बीजेपी को गालियां देते नहीं थक रहे थे, और यहां पर तो टीएमसी
के तरफ से ये भी स्टेटमेंट दिए गए हैं कि यूसुफ पठान को तो अमित शाह जी ने कॉल किया है। हालांकि इस खबर की कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन ये जो बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है, जो कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़े चर्चा में रहे ये नाम सायोनी घोष का, और ये भी ममता बनर्जी से मुक्ति चाहती हैं। ये माँ माटी मानुस वाली जो नारा देने वाली और काबा मदीना वाली जो गीत गाने वाली सायानी घोष की, जो मैं चड्डा नहीं हूं जो चड्डी बन जाऊंगी, ऐसे ऐसे बयान देने वाली सायानी घोष को भी बागी लिस्ट में इनका भी नाम सामने है। ये भी जिज्ञासा जाहिर कर रही है कि एनडीए में मुझे भी ले लो। ये साफ तौर पे प्रतीक हो रहा है और सवाल उठ रहे हैं उन तमाम बड़े नामों का, टीएमसी के जो बागी सांसद हुए, जो लिस्ट में नाम सामने हैं, नाम हमेशा सवाल इनके ऊपर उठ रहे हैं कि अगर पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं बनती तो क्या आपको ऐसे ही आप बागी लिस्ट में नाम जाता आपका, आप बागी होते? आज एनडीए में सम्मिलित होने के लिए आप सब इकट्ठे हो रहे हैं। इसके पीछे क्या है साजिश, क्या है रणनीति, इस पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे ये खबर आती है कि अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी से मुलाकात करी है, उसके बाद रित बत्रा बनर्जी ने स्टेटमेंट दिया कि हमारे पास 64 विधायकों का समर्थन है, हम कांग्रेस में विलय नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है। यानी आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ये जो 64 टीएमसी विधायक हैं, रित बत्रा बनर्जी हैं, उनके साथ, इसका मतलब साफ तौर पे ये है कि 64 विधायक जो है वो कांग्रेस के साथ अगर आप विलय कर भी लेंगे टीएमसी को तो हम आपके साथ नहीं जाएंगे, ये क्लियर कर दिया है। यानी साथ छोड़ सकते हैं 20 टीएमसी सांसद ममता बनर्जी का, 64 विधायक ममता बनर्जी का। यानी पार्टी का अस्तित्व बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल वही स्थिति हो जाएगी जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना की हुई महाराष्ट्र के अंदर। और काकोली घोष जो है बागी सांसदों का नेतृत्व कर रही हैं। तो अब काकोली घोष तो ये कह रही हैं कि ममता बनर्जी जो है वो एक बच्चे के भरोसे टीएमसी पार्टी को हैंडल कर रही थी। तो अब देखिए यहाँ पे सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी किस बात के अहंकार में हैं जो अपने विधायक और सांसदों को मना नहीं रहे हैं। अभी तक बात नहीं किया, उनसे सवाल जवाब नहीं किए कि आखिर क्या दिक्कत है, क्या समस्याएं हैं, आप लोग क्यों इतने तकलीफ में हैं, आप लोग क्यों बागी हो गए, क्यों आप जो है वो भाग रहे हैं, क्यों आप लोकसभा स्पीकर को आपने पत्र लिखा है, एनडीए में क्यों सम्मिलित होना चाहते हैं। आप टीएमसी के बड़े नेता हैं, पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। ममता बनर्जी का कर्तव्य है कि उनके पार्टी के नेता आखिर नाराज क्यों हैं, क्यों बागी हुए हैं, क्यों लोकसभा स्पीकर को इन्होंने खत लिखा है, ये आपका कर्तव्य है, आपको पूछना चाहिए और पूछना पड़ेगा। आज नहीं तो कल मीडिया को बताना भी पड़ेगा कि आखिर क्या ऐसी समस्या हुई जो इतनी बड़ी मात्रा में इतने 64 विधायक और 20 से ज़्यादा सांसद नाराज हैं आपसे। इसका जवाब दें। हालांकि जो जितने विधायक और सांसद हैं वो ये कह रहे हैं कि पहला समस्या तो ये कि टीएमसी का कांग्रेस में विलय को लेकर के खबरें, और दूसरा इतनी तेजी से जो गिरफ्तारियां टीएमसी की हो रही है, कटमनी को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, पापाचार को लेकर के और गलत काम को लेकर के, जबरन वसूली को लेकर के, न जाने कितने माफिया, लैंड माफिया, ये तमाम चीज़ें जो भी सामने आ रही है, इससे टीएमसी की इमेज खराब हो रही है। ये भी एक बड़ा मुद्दा है सामने। जब इतनी सारी चीज़ें थीं तो ये जो बागी सांसद हैं या फिर विधायक हैं, क्या इन लोगों ने कभी आवाज़ ऊंचा उठाया? क्या कभी इन लोगों ने इनके खिलाफ बोला? नहीं बोला। तो आज अगर बोल रहे हैं तो परसेप्शन कुछ और ही है जो आप समझ रहे होंगे, पूरी खबरें, पूरी चीज़ें। अब आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पे? अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।